For next lecture, please like, share and subscribe my channel. तो अगला टॉपिक है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आपने ये तो पढ़ा कि बॉन्ड दो तरह का होता है, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। सेम एटम में बने तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम में बने तो पोलर। तो बच्चे जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, देखिए जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं वो तो नॉन पोलर होते हैं, पर जो पोलर होते हैं उनमें से कुछ बॉन्ड ज्यादा पोलर होते हैं और कुछ कम पोलर होते हैं। कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है वो बताता है पोलैरिटी। और ध्यान रखना पोलैरिटी डिपेंड करती है डेल्टा एन पे। डेल्टा एन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा एन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कि होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया HF, HCl, HBr, HI। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया HF, HCl, HBr, HI कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो देखिए ये सारे बॉन्ड हैं HF, HCl, HBr, HI। कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? तो वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा। डिफरेंस अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिफरेंस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमें पता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, फ्लोरीन की होती है 4। टेबल याद रखना, टेबल मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए। 2.1, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 1, 1.5, 2, 2.9, 2.8, 2.5, 2.5, 2.3। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 4, हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 2.9, 2.8, 2.5 और हाइड्रोजन की वही है 2.1। इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस होगा मोर माइनस लेस, मतलब 1.9, मोर माइनस लेस 0.8, 0.7। इसका डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना जिस बॉन्ड का डेल्टा एन ज्यादा है, डेल्टा एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, वही बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया OH बॉन्ड, SH बॉन्ड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। इसी तरह सल्फर की होती है 2.5, 2.1। इनका डिफरेंस आएगा 1.4, इसका आएगा 0.4। जिसका डिफरेंस ज्यादा उसका पोलैरिटी ज्यादा। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, NH बॉन्ड या फिर PH बॉन्ड। H की होती है 2.1, नाइट्रोजन की होती है 3, फास्फोरस की होती है 2.3। इनका डिफरेंस आएगा 0.9, इनका डिफरेंस आएगा 0.2। जिसका डिफरेंस ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा। अगली बात ध्यान रखना, ये थी बॉन्ड की पोलैरिटी। अगली बात पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की। ध्यान रखना पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, but non-polar are least polar and equally polar। बच्चे जब आप बॉन्ड की पोलैरिटी निकाले तब आपको सिर्फ डेल्टा एन देखना है, पर जब मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकाले तब डेल्टा एन देखना है। पर साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि नॉन पोलर आर लीस्ट पोलर एंड इक्वली पोलर। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले H2O, H2S, SO2, SO3, CO2, कहता है पोलैरिटी का ऑर्डर बताओ। ध्यान रखें जो आपने पहले देखा था वो बॉन्ड थे,
बॉन्ड थे, OH बॉन्ड, SH बॉन्ड, अब ये मॉलिक्यूल है, H2O, H2S, SO2, SO3। तो ध्यान रखना यहां पे भी आपको डेल्टा एन ही देखना है, पर डेल्टा एन से पहले आपको ये देखना है कोई नॉन पोलर तो नहीं है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये पॉलीएटॉमिक है, 3 एटम है इसमें, इसमें भी 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है, इसमें 4 एटम है, इसमें 3 एटम है। तो पॉलीएटॉमिक में ये देखना है सारे एटम सेम है, कोई लॉन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर, और अगर लॉन पेयर है तो पोलर। तो यहां देखिए ऑक्सीजन के पास 6 है, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, यहां 6 है, 2 चाहिए, 4 मतलब 2 लॉन पेयर बच गए। यहां 6 है, 2 चाहिए, 2 लॉन पेयर बच गए। यहां 6 है और ऑक्सीजन को चाहिए 4, एक को 2 चाहिए, 2 को 4 चाहिए, यहां पे भी एक लॉन पेयर बच गया। यहां 6 है, 6 चाहिए, कोई लॉन पेयर नहीं है, नॉन पोलर। यहां 4 है, 4 चाहिए, नॉन पोलर। ये दोनों नॉन पोलर है, तो ये लीस्ट पोलर है, ये नंबर 4 पे आएंगे, और इक्वली पोलर है नंबर 4 पे दोनों ही। अब इन तीनों में से ज्यादा पोलर कौन है वो डेल्टा एन बताएगा। जैसे इसका डेल्टा एन होगा 2.1, ऑक्सीजन होता है 3.5, याद रख लेना 2.1, 2.5, ये हो गया 2.5, 3.5, इसका डेल्टा एन आ गया 1.4, इसका डेल्टा एन आ गया 0.4, इसका डेल्टा एन आ गया 1। तो सबसे ज्यादा डेल्टा एन किसका है, H2O का। तो सबसे ज्यादा पोलर हो गया H2O, फिर नंबर आएगा SO2, फिर नंबर आएगा H2S, और फिर नंबर आएगा SO3 और CO2 जो कि लास्ट में आएंगे। बच्चे ध्यान रखना, बॉन्ड की पोलैरिटी निकालनी है तो खाली डेल्टा एन देखो, पर अगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी है तो डेल्टा एन देखो, पर उससे पहले ये देखो कि कोई नॉन पोलर तो नहीं है, क्योंकि ऑल नॉन पोलर आर लीस्ट पोलर एंड इक्वली पोलर। अगली बात हमारे पास आती है, ये थी पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। अभी जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, कौन ज्यादा पोलर है, NH3 या PH3। देखिए पहली बात, दोनों पॉलीएटॉमिक हैं, देख लो कोई नॉन पोलर तो नहीं है। 5 है, 3 चाहिए, लॉन पेयर पोलर है, 5 है, 3 चाहिए, लॉन पेयर पोलर है, दोनों ही पोलर है। तो ज्यादा पोलर कौन होगा, जिसका डेल्टा एन ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, 2.1, 2.3, 2.1, इसका डेल्टा एन हो गया 0.9, इसका हो गया 0.2, डेल्टा एन ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर आपको बॉन्ड की पोलैरिटी देखनी है तो खाली डेल्टा एन देखना, पर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखनी है तो पहले ये देखना कि कोई नॉन पोलर तो नहीं है। अगली बात हमारे पास आती है कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। बच्चे ध्यान देना, कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सुनिएगा सभी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इसको म्यू से दिखाते हैं। म्यू मतलब यू बना के उसका एम बना दो, म्यू, एम जैसा यू, म्यू कहलाता है। डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या होता है, जैसे मान लो आपको मैथमेटिकली बताना है कि कौन ज्यादा पोलर है, तो उसको डाइपोल मोमेंट की हेल्प से बनाया जा सकता है। तो डाइपोल मोमेंट और कुछ नहीं है, इट इज ए टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है, टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलैरिटी। ध्यान रखना बच्चे, डाइपोल मोमेंट is a term used to express polarity. एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होता है। that is more polar
more dipole moment, less polar, less dipole moment, and non-polar, zero dipole moment. ध्यान रखना, जो ज्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जो कम पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, और जो नॉन पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। मतलब आप पहले कहते थे पोलर नॉन पोलर, अब आप कहेंगे नॉन जीरो जीरो। नॉन पोलर का मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट और पोलर का मतलब नॉन जीरो। पहले आपसे क्वेश्चन पूछता था इनमें से कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, अब पूछेगा किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है किसका नॉन जीरो है। ध्यान रखना, पोलर मतलब नॉन जीरो और नॉन पोलर मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट। तो आपसे कोई पूछे इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, ध्यान दीजिए। किसी ने कहा हीलियम, H2, HF, CH4, CH3Cl, NH3, बेंजीन, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? चलिए, मोनो एटॉमिक नॉन पोलर है और नॉन पोलर का होता है जीरो। डाई एटॉमिक में दोनों एटम सेम हो तो नॉन पोलर और नॉन पोलर का होता है जीरो। डाई एटॉमिक में दोनों एटम डिफरेंट हो तो पोलर, पोलर का नॉन जीरो। पॉली एटॉमिक सारे एटम सेम है, चार है, चार चाहिए, सारे एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, नॉन पोलर का जीरो। पॉली एटॉमिक सारे एटम सेम नहीं है, पोलर, पोलर का नॉन जीरो। सारे एटम सेम है, पांच है, तीन चाहिए, एक लोन पेयर बच गया तो पोलर, पोलर का नॉन जीरो। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, सबके हाइड्रोजन सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, डबल डबल डबल, सारे कार्बन सेम है, नॉन पोलर का जीरो। तो ध्यान रखना, पहले आप कहते थे पोलर नॉन पोलर, अब आप कहोगे नॉन जीरो जीरो। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कौन जीरो है कौन नॉन जीरो है, फिर क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। पहले पूछ रहा था कौन ज्यादा पोलर है, अब पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। तो मोर पोलर मोर डाइपोल मोमेंट, लेस पोलर लेस डाइपोल मोमेंट। किसी ने कहा HF, HCl, HBr, HI। तो आपने क्या करना है, वही डेल्टा एन देखो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी पे डिपेंड करता है और पोलैरिटी डेल्टा एन पे डिपेंड करती है। तो वही बात, इसका डेल्टा एन 2.14, 2.1, 2.9, 2.1, 2.8, 2.1, 2.5, इसका डेल्टा एन आएगा 1.9, इसका आएगा 0.8, इसका आएगा 0.7, इसका आएगा 0.4। जिसका डेल्टा एन ज्यादा उसकी पोलैरिटी ज्यादा और जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। किसी ने पूछ लिया H2O, H2S, पहली बात दोनों पोलर हैं तो दोनों का डाइपोल मोमेंट होगा। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। H2O 2.1, 3.5, 2.1, 2.5, इसका डेल्टा एन आ गया 1.4, इसका डेल्टा एन आ गया 0.4। डेल्टा एन ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो पहले पूछता था कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, अब पूछता है कौन जीरो है कौन नॉन जीरो है। पहले पूछता था ज्यादा पोलर कौन है कम पोलर कौन है, अब पूछता है ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है कम डाइपोल मोमेंट किसका है। जैसे किसी ने कहा NH3, PH3, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? दोनों पोलर हैं, ध्यान रखना दोनों पोलर हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 3, इसकी हो गई 2.1, 2.3, 2.1, इसका डेल्टा एन आ गया 0.9, इसका आ गया 0.2, इसका डेल्टा एन ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। अगली बात सुनना बच्चे, अगली टर्म आती है हमारे पास
देखिए हमने क्या बात की अभी तक, हमने बात की है कौन पोलर होता है कौन नॉन पोलर होता है, फिर हमने बात की कौन ज्यादा पोलर होता है कौन कम पोलर होता है, फिर हमने बात की डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है किसका नॉन जीरो है, फिर हमने बात की किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किसका कम है। तो ध्यान रखना, अगली बात मैं करने जा रहा हूं डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड म्यू बी, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड, ध्यान देना सभी। मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉन्ड है H और F के बीच में, फ्लोरीन के पास 7 थे, हाइड्रोजन के पास 1 थे, दोनों ने शेयरिंग किया, बॉन्ड बन गया। पर बॉन्ड बनने के बाद फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा थी, इसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, d क्या है, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, या इसको सीधी भाषा में बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ये एक बॉन्ड है, ये d उसकी लेंथ है, इसे इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो बच्चे इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड दो बातों पे डिपेंड करता है, एक बात इस पे चार्ज कितना आया है और दूसरी बात बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। बच्चे ध्यान से सुनते जाना। और इसकी यूनिट होती है डिबाई। एक डिबाई होता है 10 की माइनस, एक डिबाई होता है 10 की माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, and centimeter unit of distance। ये हो गई चार्ज की यूनिट और ये हो गई डिस्टेंस की यूनिट, और दोनों यूनिट का कॉम्बिनेशन है डिबाई। एक डिबाई होता है 10 की माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। खास बात सुनना, बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट दो चीजों का प्रोडक्ट है, चार्ज और डिस्टेंस। ये है पार्शियल चार्ज डेल और चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम less electronegative atom towards more electronegative atom। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मान लीजिए अगर मैं इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 है, इसकी 4 है, इसकी लेस है, इसकी मोर है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो यूं होगा, लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ। इसको कहेंगे म्यू बी, जो कि होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस और जिसकी यूनिट होगी डिबाई। एक बार फिर से सुनिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड क्या होता है, ये टर्म डिफाइंड है। Dipole moment of a bond is the product of charge on each atom and distance between the atoms। और इसकी यूनिट डिबाई है। एक डिबाई 10 की माइनस 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है और सेंटीमीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है।
और डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगली बात ध्यान देंगे, अगली बात आती है हमारे पास, इसको ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा। अगली बात आती है डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। सुनिएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल म्यू एम डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। देखिए बच्चे, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, पर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड है AB और एक बॉन्ड है AC, और जहां पर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है B और C से, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है B और C से। तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट लेस से मोर इधर होगा। A की कम है, C की ज्यादा है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। और अगर इसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका μ2 है, और इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो इस जो मॉलिक्यूल का है डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वो कहलाएगा μm। और वो μm क्या होगा? वो μm होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा होल का स्क्वायर रूट। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, ध्यान रखना, एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट μ1 है, दूसरे का μ2 है, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अगर स्पेशल केस ध्यान देंगे, अगर हमारे पास यहां पे दो बॉन्ड आ जाएं और दोनों के दोनों सिमिलर आ जाएं, बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा खास चीज, यहां पे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ध्यान से सुनेंगे तो। मान लीजिए मेरे पास दोनों बॉन्ड हैं, एक AB है, दूसरा भी AB है, दोनों बॉन्ड सेम है, पहले AB और AC था, अब दोनों AB है। मान लो इसका डाइपोल मोमेंट A है तो इसका भी A ही होगा, अगर इसका μ1 है तो इसका μ1 होगा, इसका μ2 है तो इसका μ2 होगा, इसका A है तो इसका A होगा, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? तो इन दोनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा μm A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू cos थीटा होल का स्क्वायर रूट। अब इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है, ध्यान देंगे बच्चे। अगर थीटा 0 हो जाए तो cos 0 1 होता है, थीटा 0 हो जाए तो cos 0 1 होता है, तो ये μm हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2A। मतलब अगर थीटा 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2A। इसी तरह अगर थीटा 60 होगा तो cos 60 1/2 हो जाएगा, और 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा √3A, क्या जाएगा? √3A। और अगर थीटा 120 हो तो cos 120 होता है -1/2, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये होगा 2A स्क्वायर -1/2, ये हो गया A। और अगर थीटा 180 हो तो cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर। बच्चे ध्यान देंगे सभी, ये खास बात, इस बात पे ध्यान देंगे बच्चे।
अगर थीटा जीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा 2a, 60 होगा तो √3a, 0 होगा तो 2a, 60 होगा तो √3a, 120 होगा तो a, 180 होगा तो 0। एक बार सभी बच्चे याद करेंगे, 0 होगा तो 2a, 60 होगा तो √3a, 120 होगा तो a, 180 होगा तो 0। बच्चे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको याद रखिए। 0 होगा तो 2a, 60 होगा तो √3a, 120 होगा तो a, 180 होगा तो 0। आप यहां से एक बात ध्यान से देखिए, 0 है तो 2a और 180 है तो 0। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, तो इस बात से मेरे को एक बात और समझ में आई, द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब जब जब थीटा ज्यादा होगा, जब थीटा ज्यादा होगा, तब डाइपोल मोमेंट कम होगा। जब थीटा ज्यादा होगा, तब डाइपोल मोमेंट कम होगा। चलो करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करने। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, सभी ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए अगर उसने कहा है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट 5 डिबाई है, 5 या a डिबाई कह लो। तो कहता है बताओ अगर क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट a डिबाई है तो बताओ इन सब का क्या होगा। क्लोरोबेंजीन का अगर a डिबाई है तो बताओ इन सब का क्या होगा। क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ जी, कह रहा है कि अगर इसका A है तो इन सब का क्या होगा। पहली बात सभी बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहली बात उसने कहा क्लोरोबेंजीन का A है, पर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो होता है वो बेंजीन जो होता है, हमने इस बात को पढ़ा था, बेंजीन में सारे कार्बन एक जैसे होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, जिसकी वजह से नॉन पोलर होता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन सेम हो जाएं तो वो नॉन पोलर होता है। तो बेंजीन में सारे कार्बन एक जैसे होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन का A है, पर हमें पता है कि बेंजीन का 0 होता है। तो ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन का A है, पर बेंजीन का तो 0 होता है। मतलब ये जो A है वो सिर्फ इस बॉन्ड का है। ये जो A डाइपोल मोमेंट उसने कहा है वो सिर्फ इस बॉन्ड का है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का। ये बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो ये जो A डाइपोल मोमेंट बात कर रहा है वो सिर्फ इस बॉन्ड का है। और आपको सबको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.5, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.9। इसकी होती है 2.5 और इसकी होती है 2.9। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव से
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट यहां होगा, लेस से मोर की तरफ। यह चीज ए है, ए डिवाइड। तो उसने हमें कहा कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट ए है, पर हम समझ गए बेंजीन का तो 0 है, तो जो ए डाइपोल मोमेंट है वो सिर्फ इस बॉन्ड का है। अच्छा, अब इस बॉन्ड का ए है तो पक्की बात है इस बॉन्ड का भी ए होगा और इस बॉन्ड का भी ए होगा। इसका ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका तो खैर 0 ही है। इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। और अगर इनके बीच का एंगल देखूं तो वो 60 डिग्री है। ये 60, यहां होता तो 120, यहां होता तो 180, पर फिलहाल एंगल है 60। और मेरे को याद है अगर थीटा 60 हो तो रिजल्टेंट होता है √3a। तो इस मॉलिक्यूल का हो गया √3a। इसका ए थीटा 60 तो रिजल्टेंट हो गया √3a। अब यहां देखो इसका ए और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 और 120 होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ए। ध्यान रखना 0 हो तो 2a, थीटा 0 हो तो 2a, 60 हो तो √3a, 120 हो तो a और 180 हो तो 0। फिर से बोल रहा हूं 0 हो तो 2a, 60 हो तो √3a, 120 हो तो a और अगर 180 हो, जैसे यहां देखिए ये a और दोनों का थीटा कितना 180 तो 0। ध्यान रखना 60 हो 0 हो तो 2a, 60 हो तो √3a, 120 हो तो a और 180 हो तो 0। अब जैसे इसका निकालना है तो यहां देखिए ध्यान से इनका एंगल कितना है? इनका एंगल है 180 0 180 0 180 0 कुल मिला के 0। अब जैसे इसका निकालना है 180 0 180 0 एक रह गया और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ए। अब जैसे इसका देखिए 180 0 180 0 कुल मिला के 0। अब इसका देखिए 180 0 और ये है ए और ये ए और इनका थीटा है 60 है तो क्या होगा? √3a। बच्चे बड़ा आसान, ध्यान दीजिए, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं, आंसर दीजिएगा सभी बच्चे, कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का मान लीजिए ए है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट मान लीजिए ए है, तो बताइए इनका कितना होगा? सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बताना है आपको इनका कितना होगा। एक तो इसका, एक आपको बताना है इसका कितना होगा, एक आपको बताना है इसका कितना होगा, और एक आपको बताना है इसका कितना होगा। बताइएगा कितना होगा। सभी बच्चे चैट पे अपना आंसर लिख सकते हैं। पहले वाले केस में ये 180 0 हो गया, पहले 180 का एंगल देखते हैं हम हमेशा, पर ये ए और ये ए और इनका एंगल है 120 और 120 का रिजल्टेंट भी ए होता है, तो इसका ए हो गया। ध्यान से देखिए 180 0 ये ए, अब 120 मतलब ए, 120 मतलब रिजल्टेंट है, ये 180 0 और ये बाकी रह गया ए। यहां देखिए यहां पे कोई भी एंगल 180 का नहीं है, यहां पे कोई भी 180 का एंगल नहीं है, तो अब क्या करें?
पर सारे एंगल 120 के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ये ए, इन दोनों का एंगल 120 तो रिजल्टेंट ए हो गया, पर ये ए और ये ए 180 मतलब 0। फिर से समझिए, ये ए 120 तो रिजल्टेंट ए, ये ए और ये ए 180 तो रिजल्टेंट 0। इसको देखिए, ये ए, इन दोनों का एंगल 120, इन दोनों का एंगल 120 तो रिजल्टेंट क्या होगा ए, और ये ए, इसका रिजल्टेंट क्या होगा 2a। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट तभी होता है जब 3 आसपास होते हैं। ध्यान रखना, इसका डाइपोल मोमेंट है 2a। अगला क्वेश्चन करते हैं, आंसर दीजिएगा, देखता हूं कौन बच्चा आंसर देता है। ध्यान देंगे, आंसर देंगे सभी बच्चे। क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट ए है और फ्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट बी है। ए दिबाई बी दिबाई, और आपको बताना है इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। और इसका कितना होगा। और इसका कितना होगा। और इसका कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, इसका आंसर आप मुझे कल देंगे। ये सारे होमवर्क में हैं, सभी नोट कर लेंगे और इसका आंसर मुझे आप कल देंगे सभी क्वेश्चंस का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये नोट कर लीजिए एक बार सभी बच्चे, बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए, ध्यान देंगे सभी, सुनिएगा। कहता है बताओ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कहता है बताओ व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए बेंजीन पे अगर दो चीजें जुड़ी हों, अगर वो दो चीजें 60 के एंगल पे जुड़ी हो तो उसे ऑर्थो कहते हैं, पर अगर वो दो चीजें 120 के एंगल पे जुड़ी हो तो उसे मेटा कहते हैं, और वो दो चीजें अगर 180 के एंगल पे जुड़ी हो तो उसे पैरा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन 60 पे हो तो ऑर्थो, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कहता है व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऑर्थो मतलब 60, मेटा मतलब 120 और पैरा मतलब 180। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, सुनिएगा। तो ये ऑर्थो है, ए थीटा 60 तो ये हो गया √3a, ए थीटा 120 तो ये हो गया ए
180, तो ये हो गया 0। तो सबसे ज्यादा हो गया √3a, फिर a, फिर 0। तो करेक्ट ऑर्डर हो गया ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। बच्चे इसको करने का एक तरीका और भी तो था, ध्यान दें, एक तरीका और भी है। कैसे? यहां ध्यान दें सभी, आपको याद होगा डाइपोल मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहां थीटा 60 है, यहां 120 है, यहां 180 है। तो बच्चे थीटा देखो, यहां कितना था 60, यहां कितना था 120, और यहां कितना है 180। यहां 60 या 120 या 180, थीटा बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। इसी कारण से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट may not be zero, which of the following may not have zero dipole moment। और आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, which of the following may not have zero dipole moment। Which of the following may not have zero dipole moment। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनना। देखिए पहला केस ये रहा, आपको ये तो पता है कि बेंजीन का तो 0 होता है, तो यहां जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस बॉन्ड की वजह से होगा कार्बन क्लोरीन। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, क्लोरीन की 2.9, ये लेस ये मोर, डाइपोल मोमेंट लेस से मोर की तरफ, ये लेस ये मोर, लेस से मोर की तरफ, दोनों 180 का एंगल है, कैंसिल हो जाएंगे, इसका तो 0 होगा। दूसरा केस, यहां बेंजीन का तो 0 है ही, पर यहां पे अभी 3 बॉन्ड हो रहे हैं, एक तो ये रहा कार्बन नाइट्रोजन और 2 ये रहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। अच्छा, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो कार्बन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कहां होगा? ऊपर। कार्बन नाइट्रोजन लेस से मोर की तरफ, इसका कहां होगा? ऊपर। इसका कहां होगा? ऊपर। और इन तीनों का रिजल्टेंट कहां होगा? वो भी ऊपर। इसी तरह इसकी नीचे, इसकी भी नीचे, इसकी भी नीचे, और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे, और ये दोनों इक्वल होंगे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी 0। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं कभी नहीं खोलता, हां, पर बेंजीन का 0 है, और ये रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, पर ये कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड वाला है और ये डबल वाला है, और डबल वाले की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिंगल वाले से ज्यादा होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ट्रिपल की ज्यादा होती है डबल से, और डबल की ज्यादा होती है सिंगल से। तो ये सिंगल है, ये डबल है, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे, ये सिंगल है, ये डबल है, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर, दोनों अपोजिट है, कैंसिल। तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। पर बच्चे इस OH वाले केस में, हाँ जी बच्चे, इस OH वाले केस में ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इस OH वाले केस में क्या होगा? इस OH वाले केस में क्या होगा? ध्यान दीजिए, इस H को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और इस कारण से ऑक्सीजन के पास बच गए हैं 2 लोन पेयर। 6 थे, एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए, 2 लोन पेयर इस पे बच गए, 2 लोन पेयर इस पे बच गए, और इन लोन पेयर की वजह से, इन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड जो है वो बेंट हो जाता है।
अगर लोन पेयर ना होते तो बॉन्ड सीधा रहता, पर लोन पेयर होते हैं तो बॉन्ड बेंट हो जाता है। तो यहां पे दो केस बन सकते हैं बेंट होने के। पहला केस, बॉन्ड शायद ऐसे बेंट हो जाए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, या दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉन्ड शायद ऐसे बेंट हो जाए, दोनों ही लेफ्ट में या दोनों ही राइट में। बच्चे, अगर लोन पेयर नहीं रहता तो ये बॉन्ड सीधा रहता ऐसे और कैंसिल हो जाता, पर लोन पेयर आने से क्या होता है, बॉन्ड बेंट हो जाते हैं। अब बेंट होने से क्या फर्क पड़ा, ध्यान दीजिए, इसका जो जीरो है, अब ये बॉन्ड हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन, और यह है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन होता है 2.5, ऑक्सीजन होता है 3.5, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डाइपोल मोमेंट इधर, कैंसिल हो गए। और यहां देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन होता है 3.5, जबकि हाइड्रोजन होता है 2.1। ये 3.5, ये 2.1, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों 180 के एंगल पर है, ये भी कैंसिल हो गए, फिर जीरो आ गया। बच्चे ध्यान दे, इसका इधर कैंसिल, इसका इधर कैंसिल। पर यहां इस केस को देखिए, अगर दोनों एक ही साइड में आ जाएं, दोनों राइट या दोनों लेफ्ट साइड में आ जाएं, तो देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन इधर, ये कार्बन ऑक्सीजन इधर, कैंसिल। ये OH इधर, ये OH इधर, पर ये कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि ये ऐड हो जाएंगे। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। बच्चे ध्यान देना, एक बार फिर से देखो, कार्बन क्लोरीन एक ही बॉन्ड है, ये ऊपर ये नीचे, कैंसिल। यहां 3 बॉन्ड है, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, तीनों का रिजल्टेंट ऊपर, ये नीचे ये नीचे ये नीचे, तीनों का रिजल्टेंट नीचे, कैंसिल। इसमें 2 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल की कम होती है, डबल की ज्यादा, ये नीचे, सिंगल की कम, डबल की ज्यादा, ये ऊपर, अपोजिट साइड 180, कैंसिल। इसमें लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड बेंट हो जाते हैं, और बेंट होने में 2 केस हो सकते हैं, या तो दोनों ही एक साइड में आ जाएंगे, या एक राइट में और एक लेफ्ट में आ जाएगा। और राइट लेफ्ट में आ गया तो क्या होगा, देखिए ये ऊपर ये नीचे कैंसिल, ये लेफ्ट ये राइट कैंसिल। पर अगर ये दोनों एक ही साइड होंगे तो इनके बॉन्ड, इनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, इनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ऐड हो जाएगा, और जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो आपका आंसर है इसका मे और मे नॉट हैव, इसका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर। तो ध्यान रखना, ऐसे केस ये IIT एडवांस का क्वेश्चन रह चुका है बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप नोट कीजिए। कहता है बताइए, सिस ब्यूटेन एंड ट्रांस ब्यूटेन, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन किसका, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ध्यान रखना बच्चे, ये जो सिस है और ये जो ट्रांस है, ये क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। अभी आगे आएगा आपके पास, फिलहाल मेरे को आपको थोड़ा सा बताना है। देखिए ये ब्यूटीन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, ये ब्यूटीन है। अगर ब्यूटीन में इसको 2 तरह से लिखा जाता है, एक इसको लिखा
लिखा जाता है ऐसे, और एक इसको लिखा जाता है ऐसे। अगर ध्यान दीजिए बच्चे, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम एटम या ग्रुप जुड़ा हो तो इसे ट्रांस कहते हैं, और अगर एक ही साइड में जुड़ा हो तो इसे सिस कहते हैं। तो एक हमें दिया गया ट्रांस और एक दे दिया सिस। अपोजिट साइड में जुड़ा हो तो इसे ट्रांस कहते हैं। ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, और सेम साइड में जुड़ा हो तो इसे सिस कहते हैं। ये सेम साइड में, ये सेम साइड में, ये ट्रांस है, ये सिस है। तो बच्चे ये है ट्रांस ब्यूटीन और ये है सिस ब्यूटीन। कहता है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ध्यान देना, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, सुनिएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं कभी नहीं खोलता। तो यहां पे हमारे पास 3 बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन। ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल वाला, ये डबल वाला, ये सिंगल वाला। ये दोनों डबल वाले हैं और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होती है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, और सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो उसे नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। पर ये बॉन्ड नॉन पोलर है, पर ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर है, ये पोलर है, क्योंकि ये बॉन्ड सिंगल और डबल के बीच में है, ये सिंगल और डबल के बीच में, ये नॉन पोलर है। इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो नॉन पोलर है, सेम एटम के बीच में है। हां, पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिंगल है, ये डबल है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा लेस से मोर की तरफ, यहां। इसका तो होगा ही नहीं, इसका होगा सिंगल और डबल में से डबल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा तो लेस से मोर की तरफ, और इसका भी होगा लेस से मोर की तरफ, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। पर अगर मैं यहां सिस की बात करूं तो सिस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, सिस में क्या होगा, ये बॉन्ड क्या है, डबल डबल सिंगल सिंगल, ये सेम एटम में है, ये बॉन्ड तो नॉन पोलर है, पर ये डिफरेंट एटम में है, ये सिंगल, ये डबल, ये पोलर है, ये पोलर है। इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इसका होगा, पर इसका नहीं होगा। इसका कहां होगा, लेस से मोर इधर, इसका कहां होगा, लेस से मोर इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका 0 होगा क्योंकि कैंसिल हो रहा है, पर इसका 0 नहीं होगा, इसीलिए इसका 0, इसका 0 से ज्यादा। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम है, जबकि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। जी बच्चों, डाइपोल मोमेंट 2 बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक पोलैरिटी मतलब डेल्टा एन पे, और दूसरा थीटा पे मतलब एंगल पे। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एटम डिफरेंट है तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा पोलैरिटी पे यानी कि डेल्टा एन पे। पर अगर एटम सेम है और एंगल डिफरेंट है तो डिपेंड करेगा थीटा पे। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, HF, HCl, HBr, HI, इस केस में हमारे पास एटम डिफरेंट है, इसीलिए
डाइपोल मोमेंट डेल्टा एन पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4, 2.1, 2.9, 2.1, 2.8, 2.1, 2.5। डेल्टा एन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9, इसका हो गया 0.8, 0.7, 0.4। HF का डेल्टा एन ज़्यादा है, इसीलिए इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ये केस था जब एटम डिफरेंट थे, पर अगर एटम सेम हो जाए, जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अब इसमें देखिए एटम सेम है, सब में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट डेल्टा एन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा एंगल पे। ऑर्थो में एंगल है 60 डिग्री, मेटा में एंगल है 120 डिग्री और पैरा में एंगल है 180 डिग्री। और जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना कम होगा डाइपोल मोमेंट। तो ऑर्थो का एंगल कम है तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह देखिएगा, जैसे अगला केस देखते हैं हम लोग। अगला केस एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एटम डिफरेंट होंगे तो डेल्टा एन, एटम सेम होंगे तो थीटा। आगे देखिएगा, अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। NCl3, NBr3, Ni3। अब इनमें देख सकते हैं एटम डिफरेंट है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है। तो यहाँ फिर डाइपोल मोमेंट डेल्टा एन से होगा। डेल्टा एन नाइट्रोजन 3, क्लोरीन 2.9, 3, 2.8, 2.5, डेल्टा एन निकाला, इसका आ गया 3, 2.5, 0.5 आ गया 0.2 और इसका आ गया 0.1। आप देख सकते हैं डेल्टा एन Ni3 का ज़्यादा है तो इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसका डेल्टा एन ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। पर यहाँ देखिए एक और ख़ास केस, NH3 एंड NF3। अगर आप इस केस को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि NH3 में और NF3 में एटम डिफरेंट हैं, इसमें हाइड्रोजन है, उसमें फ्लोरीन है। तो यहाँ डेल्टा एन वाला कंसेप्ट लगना चाहिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन की 3, फ्लोरीन की 4, उसका डेल्टा एन आएगा 0.9 और उसका डेल्टा एन आएगा 1 और 1 इज़ ग्रेटर देन 0.9। तो डेल्टा एन NF3 का ज़्यादा है पर डाइपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, ये एक एक्सेप्शनल केस है जब डेल्टा एन, एटम भी डिफरेंट है, डेल्टा एन से करना चाहिए पर डेल्टा एन से होगा नहीं। ये केस कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। एक्चुअली NH3 की शेप होती है पिरामिडल, जैसे मैं बना रहा हूँ। इसके बारे में आगे मैं शेप के बारे में डिस्कस करूँगा बहुत डिटेल में। फ़िलहाल ध्यान रखिए, NH3 की शेप होती है पिरामिडल और NF3 की भी शेप होती है पिरामिडल। अच्छा, मैंने आपको एक बात तो बताई कि बॉन्ड पेयर का एक डाइपोल मोमेंट होता है, पर हाँ जी ध्यान देंगे, मैंने आपको एक बात तो बताई कि बॉन्ड पेयर का एक डाइपोल मोमेंट होता है, पर यह नहीं बताया कि लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट होता है। और बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, पर लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होता है एम्प्टी डायरेक्शन में, मतलब वेकेंट डायरेक्शन में। जैसे NH3 के लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ और NF3 के भी लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर की तरफ। दोनों के लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, वेकेंट डायरेक्शन, एम्प्टी डायरेक्शन में। और बॉन्ड पेयर की बात करूं
तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3, फ्लोरीन की 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट होगा लेस से मोर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तीनों का रिजल्टेंट नीचे आ गया, लोन पेयर का ऊपर है, दोनों कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट ओवरऑल कम हो जाएगा। पर अगर NH3 में देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए इन चारों का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो गया, मतलब डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, इसीलिए NH3 का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। बच्चे ध्यान दीजिए, ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि NF3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए कैंसिल हो जाता है। पर NH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, इसीलिए ऐड हो जाता है। यही कारण है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा रहता है। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल केस है, बड़ा स्पेशल केस है। NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा रहता है। अगली बात हमारे पास आती है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन, और पहली एप्लीकेशन हमारे पास आती है आयनिक परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिएगा ध्यान से। हाँ जी बच्चे, सभी ध्यान देंगे। आयनिक परसेंटेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक तो पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। देखो, जो नॉन पोलर होता है उसमें दोनों एटम सेम होते हैं, कोई चार्ज नहीं आता, इसीलिए ये 100% कोवेलेंट होता है। पर जो पोलर बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जहां पे चार्ज होता है वहां पे एक अट्रैक्शन होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं फिजिक्स में, पर हम लोग इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखो बच्चे, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव चार्ज हो तो इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, बना तो शेयरिंग से है, पर इसमें चार्ज भी है, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट भी है, पर शेयरिंग के कारण कोवेलेंट है, पर इसमें चार्ज है और चार्ज के कारण ये कुछ आयनिक भी है। तो जितने भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें चार्ज के कारण कुछ आयनिक परसेंटेज होती है। ध्यान देना बच्चे, नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई आयनिक परसेंटेज नहीं होती, पर पोलर में चार्ज होता है। तो जितने भी पोलर होते हैं उनमें चार्ज के कारण आयनिक परसेंटेज होती है, क्योंकि जहां चार्ज होगा वहां अट्रैक्शन होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक परसेंटेज कितनी है डिपेंड करता है चार्ज कितना है। यहां पे चार्ज है -1। -1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम, या फिर 4.8 10⁻10 ESU। अगर इतना चार्ज हो तो 100% आयनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? 100% आयनिक। अगर +1 -1 चार्ज, और -1 चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मतलब होता है 1.6 10⁻19 कूलम या 4.8 10⁻10 ESU। तो इतना चार्ज हो तो 100% आयनिक होता है। पर हमारे पास चार्ज है डेल्टा, तो डेल्टा चार्ज हो तो कितना आयनिक होगा? 100/4
4.8 इंटू 10 की -10 इंटू डेल्टा। तो जितना चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू यहां पुट कर देना, आपके पास आयनिक परसेंटेज आ जाएगी। बच्चे चार्ज की वैल्यू वहां पुट कर देना, आपके पास आयनिक परसेंटेज। बच्चे इतना चार्ज हो तो 100% है, और अगर चार्ज 1 होता तो 100 अपॉन, और चार्ज पर है कितना, डेल्टा, तो डेल्टा इंटू 100 अपॉन, अब बस आपने चार्ज निकालना है। और चार्ज कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। देखिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि एक बॉन्ड है, उसका डाइपोल मोमेंट है 1.2 dBi और इसकी बॉन्ड लेंथ है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। कहता है बताओ आयनिक परसेंटेज कितनी है, कोवलेंट परसेंटेज कितनी है। कोई बात नहीं, बता देंगे। तो डाइपोल मोमेंट है इसका 1.2 dBi, और 1 dBi होता है 10 की -18 ESU सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 1.2 10 की -18 ESU सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा चार्ज ESU में है। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 की -10 मीटर या फिर 10 की -8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। और डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड कितना होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट कितना है 1.2 10 की -18 ESU सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है 10 की -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल, -8 कैंसल, ये आ गया 1.2 10 की -10 ESU। चार्ज आ गया। तो आयनिक परसेंटेज होती है चार्ज इंटू 100 अपॉन 4.8 इंटू 10 की -10। और चार्ज किस में होना चाहिए, ESU में। चार्ज की वैल्यू पुट कर दो 1.2 10 की -10, 4.8 10 की -10 इंटू में 100, ये आ गया 4, ये आ गया 25% आयनिक। आयनिक परसेंटेज 25 आई है। कोवलेंट परसेंटेज कितनी होती है 100 माइनस, मतलब 100 माइनस 25। हाँ जी बच्चे ध्यान दे, सभी ध्यान दे। एक तो आयनिक परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो गया, एक तो आयनिक परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो गया। एक आयनिक परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। अभी मान लो कोई आपसे यूं कहता है कि ए बी एक बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट, दो तरह का डाइपोल मोमेंट है। इसका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है 1 dBi और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है 2 dBi। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1 dBi और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है 2 dBi। बताओ आयनिक परसेंटेज कितना होगा, बड़ा आसान, 1/2 इंटू 100, 50% आयनिक हो गया। तो कोवलेंट परसेंटेज भी कितना हो जाएगा 50। यह फॉर्मूला तब लगाना है जब ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट भी दिया हो और कैलकुलेटेड भी दिया हो। अच्छा एक तीसरा फॉर्मूला और आता है, आयनिक परसेंटेज, यह होता है डेल्टा एन अपॉन 1.7 इंटू 50
जैसे किसी ने कहा, अगर मान लो किसी का डेल्टा एन 0 है, जैसे F2, बच्चे ध्यान दें। हाँ जी, बोलो बोलो अर्चना। तो बच्चे पहला फॉर्मूला तब यूज करना है जब खाली डाइपोल मोमेंट दिया हो 1 या चार्ज दिया हो। दूसरा तब यूज करना है जब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिया हो। और तीसरा जब यूज करना है जब डेल्टा एन पता हो। जैसे फ्लोरीन है, इसका डेल्टा एन होगा 4 - 4 0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी 4, डेल्टा एन 0 हो गया। और डेल्टा एन 0 हो गया तो आयनिक परसेंटेज हो जाएगा 0 और कोवलेंट परसेंटेज हो जाएगा 100%। जैसे F2 है, H2 है, जिसका डेल्टा एन 0 होगा अगर डेल्टा एन हो गया 1.7 तो आयनिक परसेंटेज 50 हो जाएगा, कोवलेंट परसेंटेज भी 50 हो जाएगा। पर अगर डेल्टा एन 1.7 से ज्यादा है, मान लो 3.4 है, या फिर कुछ भी लगा लो, मान लो 3 है, तो फिर ये डिवाइड कर लेना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आयनिक परसेंटेज अगर डेल्टा एन 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक परसेंटेज ज्यादा होगी और कोवलेंट परसेंटेज कम हो जाएगी। ये मोर होगी, ये लेस हो जाएगी। और डेल्टा एन अगर 1.7 से कम है तो आयनिक ये कम है तो ये भी कम हो जाएगा, आयनिक परसेंटेज कम हो जाएगी और कोवलेंट परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। बच्चे ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। आयनिक परसेंटेज ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, 3 फॉर्मूले हैं। वैसे मेरे को और भी आते हैं पर आपके लिए 3 हैं, एक चार्ज वाला, एक ऑब्जर्व्ड वाला, एक डेल्टा एन वाला। चलिए अगली बात करते हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। For next lecture, please like, share and subscribe my channel.